हेलो दोस्तों, मैं अश्वनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज में कंप्रेशन मेंबर के टॉपिक का लास्ट लेक्चर लेकर के। ठीक है, ये कंप्रेशन मेंबर का टॉपिक चल रहा था हम लोगों का, उसमें लास्ट लेक्चर होगा। निश्चित रूप से लास्ट जरूर है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आप जिनका न्यूमेरिकल में मन नहीं लगता है, परेशान है कि मैं न्यूमेरिकल कैसे कवर करूंगा, तो ये कई बार थ्योरेटिकल में आ ही जाता है निश्चित रूप से। और जब भी आएगा कम से कम 5 नंबर आपको आपके एग्जाम में दे ही करके जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम हम लोग का लेसिंग एंड बैटनिंग। इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था। देखिए कब, जब मैं बिल्टअप सेक्शन बना रहा था, तो कोई भी बिल्टअप सेक्शन जो एक दूसरे के दो अलग अलग सेक्शन को आपस में जोड़ के एक मेंबर बना रहे हैं, तो उसको बिल्टअप मेंबर कहते हैं। अब बिल्टअप मेंबर के जो कॉलम हम लोगों ने बनाए, उसमें मैंने कहा था कि कॉलम को इस तरीके से बांध दिया जाता है। मान लीजिए कोई इस टाइप से कोई चैनल सेक्शन आप ऐसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से आपने कोई चैनल सेक्शन ऐसे रखा, दूसरा चैनल जैसे इसके पीछे मैंने न्यूमेरिकल जो लगवाया था इसके पहले, उसमें ऐसा मैंने किया था, ऐसे चैनल रखा था। तो क्या ऐसे ही रख देंगे और इसके ऊपर लोड लगा देंगे? देखिए जब भी इनको रखा जाएगा ना, तो इनको जब ये लंबाई होगी तो लंबाई को इस तरीके से छड़ों से बांधा जाता है ताकि ये आपस में मिलकर एक यूनिट की तरह काम कर पाए। ठीक है, इसका फायदा क्या है, क्या फंक्शन है इसका, तो देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, लिखा है मैंने यहाँ पे, इट होल्ड्स द वेरियस पार्ट्स इन प्रॉपर पोजीशन एंड एट करेक्ट डिस्टेंस। मतलब ये जो वेरियस पार्ट हैं, जो पूरा आपका मेंबर है, उसके जो अलग अलग पार्ट हैं, उनको एक सही पोजीशन पर रखना और सही जगह पर बनाए रखने का काम कौन करता है? ये छड़ें करती हैं। ये जो छड़ें लगाई जाती हैं इस तरीके से, मतलब उनको लैस कर दिया जाता है, उन छड़ों को कहते हैं लेसिंग। अदरवाइज एक दूसरा सिस्टम है बैटनिंग का। ठीक है, लेसिंग में देखिए क्या सिस्टम है, और दूसरा इसका एक और काम है, इक्वलाइज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक तरफा किसी पर मेंबर पर, जैसे एक ही पर लोड आ रहा है, तो उसको दूसरे मेंबर पर भी ट्रांसफर करके दोनों मेंबर पर बराबर बराबर लोड आए, इसका भी ध्यान रखती हैं ये छड़ें। अब मान लीजिए यही चैनल सेक्शन अगर आप इसको साइड, ये तो प्लान दिख रहा है ना इसका, ये इसका क्या है, चैनल को आप ऊपर से देख रहे हैं। साइड से देखेंगे तो देखिए ये जो पट्टी है इसकी यहाँ पे ऐसे दिख रही है दोनों तरफ। अब दोनों चैनल सेक्शन ऐसे रखे हैं, तो ये आपस में कुछ दूरी पर तो रखे ही होंगे ना, इस तरीके से। याद करिए डी दूरी पर रखे थे हम दोनों को ना, यहां से पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इनको डी दूरी पर रखा था। चलिए ये डी दूरी पर रखे गए। ठीक है, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, पहली चीज कि जब डी दूरी पर रखे गए हैं तो सब, और इनको देखिए ऐसे इस तरीके से बांधा गया है ना, तो पहला सिस्टम, दो चीजें आती हैं इस तरह से बांधने में, दो क्या और भी हैं, ब्रेसिंग भी होता है, लेकिन हम फिलहाल लेसिंग और बैटनिंग जो आपके सिलेबस में उसी की बात करें। लेसिंग मतलब किसी छड़ों से इस तरीके से लेस कर देना, और बैटनिंग का मतलब होता है, ये देखिए दोनों चैनल हैं, इनमें चौड़े चौड़े पट्टे से इनको बैटन लगा देना। बैटन मतलब होता है चौड़ा बत्ता। ठीक है ना, बैटन का मतलब एक पटरा है, एक तरह से पटरा लकड़ी का मत समझिएगा, लोहे की चपटी पत्ती है जिनको आपस में इस तरीके से जोड़ दिया गया है। एक कई दो ही जगह नहीं, कई जगह पर, ये लंबाई और ज्यादा होती तो कई जगह पर। ठीक है ना, और कम से कम 4 जगह तो करना ही हो पाता, 2 इंटरमीडिएट और 2 इंड, ये तो करना ही करना होता है। ठीक है, तो ये मैंने जगह की वजह से केवल 2 ही दिखाया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लेसिंग जब की जाती है ना, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि लेसिंग और बैटनिंग दोनों समझाइए या केवल लेसिंग समझाइए, तो उस हिसाब से आप करिएगा काम। लेसिंग में 2 टाइप का होता है, एक सिंगल लेसिंग होता है और एक डबल लेसिंग सिस्टम होता है। सिंगल लेसिंग देखिए ये है, यहां से चला, इसको कनेक्ट किया, फिर दूसरा ऐसे चला, ऐसे इस तरीके से कनेक्ट किया। अगर इसको डबल लेसिंग की बात करते तो डबल लेसिंग देखिए इस तरीके से होता, ये यहां से भी दोनों तरफ चलता, देखिए चला कि नहीं चला, इस तरीके से कनेक्ट किया यहां पे ऐसे, और फिर यहां पे ऐसे कनेक्ट करता, ऐसे इस तरीके से यहां भी कनेक्ट करता। तो इस वाले को जो अभी चल रहा है इसको हम लोग कहेंगे ये डबल लेसिंग सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है आपका डबल लेसिंग सिस्टम अभी वाला। पहले कौन सा था, सिंगल लेसिंग था। तो आपको ये चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी इनके बारे में पूछे तो डायग्राम मस्ट है। अगर आपने डायग्राम सही सही बनाया है तो आधे नंबर तो आपके फिक्स हो गए, बाकी चीजें इनके बारे में लिखनी होती हैं। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बता दूं इसके बारे में कि सिंगल लेसिंग सिस्टम, पहले सबसे पहले एग्जाम में आएगा कि लेसिंग सिस्टम को समझाइए क्यों दिया जाता है। तो कहेंगे कि जब भी कोई बिल्टअप मेंबर बनाया जाता है तो 2 या 2 से अधिक सेक्शन का प्रयोग किया जाता है, और उनको आपस में बांधे रखने के लिए जिन छड़ों का प्रयोग किया जाता है उन छड़ों को लेसिंग बार्स बोलते हैं। लेसिंग बार्स, लेसिंग बार्स बोलते हैं। ठीक है ना,
लेसिंग बार्स के रूप में गोल छड़ों का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर एंगल या चपटी पत्ती का प्रयोग किया जाता है। बहुत छोटा छोटा सेक्शन हो तो गोल छड़ों का भी इस तरीके से जाल बना के वेल्डिंग कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में मोस्टली किसका यूज किया जाता है, ये जो लेसिंग बार्स हैं, ये जो लेसिंग बार्स हैं, इनके रूप में किसका किसका, या तो फ्लैट का और या तो एंगल सेक्शन का, ठीक है ना, इन्हीं का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, अब कहेंगे ठीक है प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन इनके बारे में क्या विशेषताएं, और लेसिंग सिस्टम दो टाइप का हो सकता है, ये भी लिख देंगे, सिंगल लेसिंग सिस्टम, डबल लेसिंग। सिंगल लेसिंग भी बना के दिखा दीजिएगा, अलग से डबल लेसिंग ये वाला भी बना के दिखा दीजिएगा, दोनों दिखा दिए। अब नीचे हेडिंग बना देंगे कि विशेषताएं, लेसिंग बार्स की विशेषताएं क्या है, या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और फंक्शन ऑफ लेसिंग बार्स, दोनों चीजें दिखा देंगे। तो प्रॉपर्टीज इसमें क्या क्या होती हैं, सबसे पहली चीज, जब लेसिंग बार्स को इस तरीके से लगाया जाता है तो किसी न किसी एंगल पर लगाया जाता है। लाइक अगर देखिए, अगर मैं कहूं कि ये जो ऐसे गया है ये किस एंगल पर है, वर्टिकल से, तो ये मान लीजिए थीटा एंगल पर, ये भी किस एंगल पे है, थीटा, ये थीटा एंगल पर मान लीजिए ये जो लाइन गई है ये वर्टिकल वाली लाइन से कितने एंगल पे, थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो 40 डिग्री से अधिक होता है और 70 डिग्री से कम होता है। पहला इसके बारे में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि लेसिंग बार्स जो हैं वो कितने एंगल पर लगाई जाती हैं, तो 40 से 70 डिग्री के एंगल पर लगाई जाती हैं। ठीक है, 40 से 70 डिग्री के एंगल पर वो लगाई जाती हैं। दूसरा चीज, जब भी लेसिंग बार्स लगाई जाती हैं तो जो दोनों मेंबर रखे जाते हैं, देखिए ज्यादातर दोनों की बातें सेम है लेसिंग में और बैटनिंग में, बस कुछ अंतर है जिसको मैं अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, लेसिंग जब की जाती है तो ये चैनल रखा है, ये चैनल रखा है दोनों, तो ऐसा रखना चाहिए कि ये बताइए, अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक चैनल अगर ऐसे है, इसका आई एक्स एक्स क्या होगा, इसका बताइए आई एक्स एक्स क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका आई एक्स एक्स मतलब एक्स एक्स के अबाउट इसका मोमेंट ले लेंगे, ठीक है ना, तो जो जो जनरल होता है वो आएगा। लेकिन अगर दो लग जाए तब क्या होगा, दो ऐसे लग जाए तो आई एक्स एक्स क्या होगा, तो बस कुछ नहीं, देखिए दोनों का एक्स एक्स कॉमन है, तो दोनों का एक्सेस कॉमन हो तो बहुत अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है, अच्छा ये बताइए जब जोड़ना ही था दो मेंबर को आपस में तो आप ऐसे ही क्यों जोड़ें, क्यों नहीं एक यहां लगाएं तो दूसरा क्यों नहीं यहां लगा दिए, बताइए, यहां भी तो लगा के जोड़ सकते थे दोनों को। तो आप कहेंगे सर बहुत बड़ा बेवकूफी, ये तो और पतला कर दे रहे हैं आप, तो ये गिर जाएगा। तो मैं क्यों ऐसा उधरी आप क्यों लगाए, क्योंकि आप चाहते थे कि दोनों तरफ से इसका मजबूती क्या हो, बराबर हो, इसलिए आप इसको ऐसे न जोड़ के आपस में, इस तरीके से न जोड़ के कैसे जोड़े, यहां पर रखें, यहां पे इसके बगल में ऐसे रखे और आपने इनको क्या किया, जोड़ दिया, और जोड़ते समय आप यहीं पर इनके इन दोनों फलकों पर क्या किए, लेसिंग बार्स या बैटनिंग कर दिए। ठीक है, करते समय ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो लेसिंग बार है वो इस दिशा में लग रही है ना, ऐसे इस दिशा में, देखिए अगर सामने से देखेंगे तो लेसिंग बार इस डायरेक्शन में है कि नहीं, तो उसी डायरेक्शन में लेसिंग बार लगी, तो लेसिंग बार्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सा है, वाई वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो लेसिंग बार्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है, लाइक आर वाई वाई जो है, इस डायरेक्शन में जो एक्सिस है उस पर जो इसका आई एक्स से आई वाई में क्या होगा, तो वाई वाई एक्सिस के अबाउट आर वाई वाई ही होगा। तो आर वाई वाई कम नहीं होना चाहिए किससे, आर एक्स एक्स से। एक बात जानते हैं, इसका ये आपकी किताब में लिख दिया गया है, लेकिन आपको समझ में, ध्यान समझिएगा, कुल मिला जुला के लिखा गया स्टेटमेंट समझिए, लिखा गया है कि लेसिंग करते समय दोनों मेंबर्स को इतनी दूरी पर कम से कम रखना चाहिए कि जो लेसिंग बार्स हैं उनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले में जो एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट जो मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन हो वो दूसरे एक्सिस के अबाउट से कम ना हो, मतलब ज्यादा हो। यानी आर वाई वाई कम नहीं होने का मतलब आर वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन आर एक्स एक्स। आपको यहां पर अगर प्रॉब्लम हो रही तो बस इतना समझिए कि इनको अगर आप बहुत नजदीक कर देंगे ना, आपस में बहुत चिपका देंगे तो इसका आर वाई वाई घट जाएगा। लेकिन कह रहा है आर वाई वाई कम नहीं होना चाहिए, मतलब काफी दूर रखिए, ज्यादा नजदीक मत करिए। ज्यादा नजदीक करेंगे ना तो पता चलेगा कि कमजोरी आ जाएगी, अगर दूर कर देंगे ना, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी आप निकालें और ये दूरी मान लीजिए आ गई 220 mm, तो आप इसको 220 का अर्थ समझ रहे हैं, इसका है कि 220 पर रखने पर ये इधर भी उतना ही लोड पर पलटेगा जितना इधर। और एक चीज जान लीजिए, इधर वाला लोड जो है ना आई एक्स एक्स जो होता है, अच्छा आई एक्स एक्स चाहे एक का लें चाहे दोनों,
अगर हम लिखें आर एक्स एक्स तो आप बताइए क्या होगा, तो कहेंगे आई एक्स एक्स अपॉन ए, आर इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन ए होता है ना, क्योंकि आई इज इक्वल टू बहुत बेसिक फॉर्मूला ए आर स्क्वायर, ये आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू दूरी का स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा बताइए, आई बाई ए करेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई ए आएगा। तो आप आई एक्स एक्स के अबाउट लेंगे तो आर एक्स एक्स होगा, और अगर आई वाई वाई के अबाउट लेंगे तो आर वाई वाई होगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, आर एक्स एक्स जब आई एक्स एक्स इसका लेंगे तो बताइए आप क्या करेंगे, कहेंगे सर एक का लेंगे ना केवल इसका, तो आर एक्स एक्स इज इक्वल टू ये होगा। मैं कहूंगा दोनों का ले लो, तो कहेंगे आर एक्स एक्स इज इक्वल टू, तो कहेंगे दोनों एक ही एक्सिस पर हैं तो 2i x1 या इसका 2i(x(x) अपॉन 2a भी तो हो जाएगा, दोनों का एरिया भी तो लेंगे। अब दोनों का एरिया से दो कैंसिल, तो मतलब आर एक्स एक्स इक्वल टू फिर आई एक्स एक्स बाई ए ही आ गया। इसका अर्थ है कि अगर दोनों एक ही एक्सिस पर सिमेट्रिक हैं तो आर एक्स एक्स चाहे एक का लीजिए चाहे दो का लीजिए बराबर होगा। लेकिन अगर वाई वाई की बात करेंगे आप तो वाई वाई दोनों का बराबर नहीं होगा, वाई वाई इसका अपना अलग है, क्योंकि एक्सिस पर इसको ट्रांसफर करेंगे फिर इसको यहां पर ट्रांसफर करेंगे तो बातें क्या होंगी, बदल जाएंगी। तो आपके पास यहाँ पर झंझट क्या है, झंझट आपके पास किस चीज का है कि यहाँ पर जो हम देखिए यहाँ पे, यहाँ से जब हम इसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो आई वाई वाई जो इसका रहता है उसकी तुलना में जब इधर ले जाते हैं तो बढ़ जाता है आई वाई वाई। जानते हैं ए एच स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जुड़ता है लम इसका जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, समांतर अक्ष प्रमेय से जब इसको यहाँ भेजेंगे तो बदल जाएगा, तो बढ़ेगा ही घटेगा नहीं। किसी भी दूसरे अक्ष के, अपने अक्ष के अबाउट आई वाई वाई किसी चीज का है उसको दूसरे एक्सिस पर ले जाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज बताइए, यहां से यहां ले जाएंगे बढ़ेगा, तो हम इतना दूरी पर रखें कम से कम, जितना ये दूरी होगा तो ये भी दूरी बढ़ेगी। जब ये दूरी इनके बीच का बढ़ाएंगे तो ये दोनों अक्षों के बीच की दूरी भी तो बढ़ेगी, और जब ये बढ़ेगी तो आई वाई वाई भी तो बढ़ेगा। और हमारा यही मन है कि आई वाई वाई बढ़ के कम से कम आई एक्स एक्स से ज्यादा हो या बराबर हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आर वाई वाई जो होना चाहिए दूर, देखिए आर एक्स एक्स दूरी पर, इस दूरी पर निर्भर आर एक्स एक्स नहीं करता है, लेकिन इस दूरी पर निर्भर आई वाई वाई जरूर करता है। आप इनको कितना भी दूर कर दें आई एक्स एक्स इनका नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप इनको दूर करेंगे तो आई वाई वाई जरूर बदलेगा। तो इतना दूर रखिए कि आर वाई वाई हमेशा आर एक्स एक्स से ज्यादा बना रहे, कम ना बना रहे। बहुत डिटेल अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, जो लोग इस चीज को समझ गए वो तो समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे हैं तो बस इतना याद कर लीजिए, लास्ट लाइन क्या, लेसिंग बार्स के परपेंडिकुलर अक्ष के अबाउट जो मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन है वो कम नहीं होना चाहिए उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट। ये इसके पैरेलल एक्सिस एक्स एक्स है और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस वाई वाई है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। दो चीजें समझे, पहला चीज समझे कि थीटा शुड बी बिटवीन 40 to 70 डिग्री, और इनका जो आर वाई वाई है वो ज्यादा होना चाहिए आर एक्स एक्स से। ये दोनों में लागू होता है, ठीक है ना। अब अगली चीज क्या है, अब अगली चीज समझिए यहाँ पे क्या है इसके बारे में। और ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना वो नोट्स जो मैंने भेजा है, रोज रोज मुझसे जो आप लोग पूछते हैं कि सर नोट्स नहीं मिल रही है, बंधु टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, वहां से डाउनलोड कर लो ना नोट। और जो अपडेट नोट्स है ना वो हर साल अपडेट होगी, आप लोग इस बार पढ़ लीजिए, आपकी जूनियर्स को अपडेट नोट मिलेगी, अगले साल नया नोट्स बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, रोज पूछते हैं आप लोग, और बिना डाउनलोड किए टेलीग्राम आप लिंक खोलेंगे, सर लिंक नहीं खुल रहा है। अरे भाई पहले टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, तब तो लिंक खुलेगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चलिए दो चीजें आपने सीखा। दूसरा चीज और चीजें इसमें क्या क्या ध्यान रखनी है, ये जो चपटी पत्ती ये है ना, इसके सेंटर से ये दूसरे रिवेट का जो एक सेंटर हुआ, इनके बीच में कुछ हिस्सा रहेगा, जैसे ये कॉलम है तो पूरे कॉलम का जो स्लेंडरनेस रेशियो होगा उसका इतने ही पार्ट का स्लेंडरनेस रेशियो जो है ना वो इसके पूरे के 0.7 से कम नहीं होना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पूरे कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो सपोज करिए कि 50 है, पूरे कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो यानी लैम्डा इसका कितना है 50 है, तो केवल इस पार्ट का, केवल ये पार्ट जो है आपका इतना छोटा सा, ये मान लीजिए पार्ट पी क्यू है, तो पूरे कॉलम का लैम्डा अगर 50 है तो जो पी क्यू पार्ट है उसका लैम्डा जो होगा वो 50 गुणा 0.7 यानी 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो देखिए लैम्डा खतरनाक तो होता ही, आपको मालूम है कि जितना ज्यादा लैम्डा होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जो छोटे से पार्ट का लैम्डा है ना,
इस छोटे पार्ट का लैम्डा इस पूरे पार्ट के 0.7 गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए, ताकि सुरक्षा क्या हो जाए, बनी रहे। और भी चीजें इसमें क्या क्या है, देखिए और हम लोग क्या और क्या क्या चीजें, ये तो दो तीन चीजें समझ में आ गई कि अब तीसरा चीज सिलेंडर नहीं, एक हुआ ये आपका थीटा वाला, दूसरा आर वाई है, तीसरा चीज ये। चौथा चीज आपका इनके बारे में जो है वो क्या है, चौथा चीज है कि देखिए ये चपटी पत्ती की जो चौड़ाई होती है ना, वो रिवेट डाया पर निर्भर करती है कि कितना होगा। अब उसका टेबल आपकी किताब में बना हुआ है कि अगर रिवेट डाया 16 mm का है तो चपटी पत्ती कितनी मोटी रखें, और रिवेट डाया 18 mm का है तो चपटी पट्टी कितनी रखें, इन सब सारी चीजों का। और दूसरा चीज, जब एक, अब ये तो एक चीज हो गया रिवेट डाया, अगली चीज जो है कि इनके बीच में, ये समझिए जरा ध्यान से इस चीज को, ये अगर ऐसे इस तरीके से गया तो ये नहीं कि एक 40 डिग्री पर है तो एक 50 कर दिए, सबका एंगल एक समान जाए, पूरी कॉलम की लंबाई में जो लेसिंग पैटर्न है वो एक समान होना चाहिए। लाइक अगर यहां से ऐसे गया तो इसी तरीके से, नहीं कि एक कम झुक गया एक ज्यादा झुक गया, मतलब कॉलम की पूरी लंबाई में लेसिंग का जो पैटर्न है वो एक समान होना चाहिए। और भी पॉइंट्स इसमें है, मैं देख ले रहा हूं, अभी आपको याद करके लिखना पड़ेगा, उसमें कुछ है नहीं ज्यादा, बस थ्योरेटिकल पार्ट है, बस ऑलमोस्ट क्लियर है। अब बैटनिंग में भी समझ लीजिए इस चीजों को, यही सारी चीजें बैटनिंग में लागू होंगी, बस ये एंगल वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बैटनिंग में क्या होता है, बैटनिंग में ये जो चपटी पत्ती लगी होती है बड़ी सी फ्लैट लगाई जाती, एक जगह यहां पर दोनों को जोड़ा आपस में, एक जगह और जोड़ेगा, एक जगह और जोड़ेगा, इतना बैटन लगा होना चाहिए कि एट लीस्ट पूरा कॉलम 3 पार्ट्स में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब 3 पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, अगर यहां पर एक लगा दूसरा यहां लगा तो बीच में एक लगाएंगे तो कितने पार्ट में कॉलम बटा, एक दो पार्ट में। अगर आप इनके बीच में ऐसा है इस टाइप से, एक यहां लगाते हैं, एक यहां लगाते हैं, एक यहां, एक यहां, तब ना एक दो तीन पार्ट में बटा ना, देखिए 3 पार्ट हुआ कॉलम का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बैटनिंग वाले में सेम चीज है। एक चीज दोनों के बारे में, डिजाइन के बारे में मैंने दोनों की बात नहीं की है, ठीक है। बैटनिंग में आपको पार्ट पता चला कि बैटनिंग में ये जो एंगल वगैरह ना लग करके चपटी पत्ती लगती है काफी चौड़ी चौड़ी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इनके बीच की दूरी यहां से यहां तक डी है, ये डी है, तो ये जो इनके बीच की ये दोनों रिवेटों के बीच की दूरी है ना, ये मान लीजिए एक्स है, तो एक्स हमेशा डी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब दोनों जो किनारे के किनारे रिवेट हैं उनके बीच की जो दूरी है वो इनके बीच की दूरी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इस चीज का हमेशा पहला चीज बैटनिंग में ये ध्यान रखा। दूसरा चीज, कम से कम ये 3 पार्ट में बंट जाना चाहिए पूरा का पूरा कॉलम, इतने बैटन लगाइए कि कम से कम ये 3 पार्ट में बंट ही जाए, ठीक है। और बैटनिंग में क्या क्या सिस्टम है, अभी डिजाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, डिजाइन में कि कितने पर क्या किया जाता है। बैटनिंग में एक विशेष चीज है, जब डिजाइन से रिलेटेड ये बात कर लेते हैं, जैसे अब मान लीजिए आप लेसिंग डिजाइन, डिजाइन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कॉलम अभी चूज किए थे ना, तो लेसिंग बैटनिंग में भी डिजाइन करना होता है कि ये जो एंगल लगेगा वो कितने किस साइज के एंगल से लेसिंग की जाएगी या कितनी चौड़ी पट्टी से बैटनिंग की जाएगी, तो उस पत्ती की चौड़ाई मोटाई निर्धारित करने के लिए भी कुछ बातें हैं। दूसरा, जब भी कोई कॉलम बैटन्ड कॉलम हो, बैटन्ड मतलब बैटनिंग किया गया हो, तो इसका इफेक्टिव लेंथ 10% तक बढ़ा लिया जाता है। लाइक अगर कॉलम का इफेक्टिव लेंथ 5000 आ रहा है, ठीक है, तो इसको आप 5000 ना लेके कितना लेंगे, 5500 लेंगे अगर बैटनिंग की गई है। तो अगर बैटनिंग की गई है तो इफेक्टिव लेंथ को डिजाइन करते समय 10% तक बढ़ा लिया जाता है। अब ये सब क्यों 10%, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कोड ने कहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें आपको समझना कम है, न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें ज्यादातर केवल कोड की बातें माननी है, उसके पीछे का रीजन कोई नहीं है। इफेक्टिव लेंथ को 10% बढ़ा लिया जाता है। दूसरा, एक बात जो दोनों, अच्छा ये बैटनिंग में ही बढ़ाया जाता है, लेसिंग में नहीं। एक बात जो दोनों में कॉमन है, वो कॉमन क्या है कि जब कॉलम पर मान लीजिए ऐसे लगा और इस पर कोई लोड आएगा, तो इस लोड का वैल्यू अगर मान लीजिए P है, ठीक है, तो इस P के कारण पूरे कॉलम पर लोड आएगा, तो कुछ लेसिंग बार्स पर भी तो लोड आएगा, और लेसिंग बार्स पर लोड आने के कारण इन पर क्या काम कर सकता है। अब ये तिरछे तिरछे लगे हैं तो मोमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सीयर काम करेगा, तो सीयर जो होगा वो 2.5% ऑफ लोड होगा, ठीक है ना, दोनों ही केसेस में, इस केस में भी इस केस में भी। लेकिन
शियर तो ये होगा, इसमें जो मोमेंट भी देखिए सीधा सीधा है, तो इन पर मोमेंट भी आता है, और वो मोमेंट भी कुल मिला के जो टोटल लोड पी आ रहा है उस पी का 2.5% लोड इस इन पर माना जाएगा, लेसिंग पर, चाहे वो लोड शियर जनरेट करे चाहे बेंडिंग जनरेट करे, इन पर जो 2.5% लोडिंग आएगी ना, लाइक अगर 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ठीक है ना, तो 2.5 किलो न्यूटन का लोड किन पर आएगा, इन बैटन्स पर आएगा, और इन बैटन्स का काम होगा उस लोड के प्रभाव में आए हुए शियर और बेंडिंग को न्यूट्रलाइज करना। समझ में आ रही बात? तो आपने देख लिया, ऑलमोस्ट चीजें बैटन में भी क्लियर हो गई, इनके बारे में भी वो चीज आपको क्लियर ही है कि इसके केस में भी आर वी वी सॉरी आर वाई वाई जो है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, आर एक्स एक्स से। तो लगभग दोनों में कुछ कॉमन चीजें थी, जो अलग थी मैंने उनको अलग से लिखवा दी, जैसे इसमें पूरा 3 पार्ट में बांटना है, एक्स जो है वो डी से ज्यादा होना चाहिए, इफेक्टिव लेंथ 10% तक बढ़ा ली जाती है। अगर आप पूरा डायग्राम बना के लेसिंग और बैटनिंग का ये 4-4 पॉइंट दोनों में लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। एक बार इसको फिर से रिवीजन करना चाहते हैं तो नोट्स है, नोट्स डाउनलोड करिए, उसमें डायग्राम बना के सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा हुआ है इसको लेके मिला लिया कीजिए कमी कमी इन चीजों से, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया। अब कंप्रेशन मेंबर का टॉपिक यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक हम लोग का जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा बीम, ठीक है ना, जो कि ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल पार्ट का लास्ट टॉपिक हो। बाकी बीम के बाद जो भी टॉपिक है ना, या तो उसमें थ्योरी है या तो डायग्राम बनाना है, जैसे ट्रस का कई बार डायग्राम दे देता है, तो अगर आप ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो ड्राइंग में ट्रस बनाना जानते हैं तो इसमें भी आप बड़े आसानी से, कई बार देता है कि एक स्टील ट्रस का डायग्राम बना के उसके सारे पार्ट्स को समझाइए, तो बहुत आसान है, वो सब थ्योरेटिकल पार्ट है, एक एक क्लास में खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो इसके बाद बीम है, और वो लास्ट चैप्टर होगा न्यूमेरिकल। उसके बाद 2-4 दिन और क्लास चलेगी बीम के बाद, उसके बाद ये टॉपिक डीएसएमएस का आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार करिए बीम का, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।